नमस्ते सर। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टील टावर। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में टावर्स का यूज किया जाता है। बेसिकली यदि हम देखें तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में अलग अलग केवी रेटिंग के टावर्स यूज किए जाते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें कि टावर के टाइप्स में तो सबसे पहले सिंगल सर्किट टावर होता है और दूसरा डबल सर्किट टावर होता है। तो सिंगल सर्किट टावर की खासियत ये होती है कि इसमें आर वाई डी के 3 कंडक्टर का ही यूज किया जाता है, साथ में एक अर्थ का भी कंडक्टर ऊपर में ओवरहेड में होता है। लेकिन हम डबल सर्किट टावर के यदि हम देखें तो इसमें आर वाई बी के 3 और आर डेस वाई डेस और बी डेस के 3, मतलब ये आर वाई बी के 3 फेस हो जाएंगे और ये आर डेस वाई डेस बी डेस के 3 फेस हो जाएंगे। मतलब कि इसमें हो जाएगा और 2 इसमें अर्थ के कंडक्टर हो जाएंगे। ऐसा 3 3 6 और 2 8 कंडक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन यदि हम देखें डबल सर्किट में तो डबल सर्किट में और सिंगल सर्किट में थोड़ा सा अंतर है। कैसे, चलिए डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले इसके स्पान को देख लेते हैं। स्पान में यदि देखेंगे तो स्पान में 200 मीटर से 400 मीटर के बीच में इसका स्पान होता है। दूसरा लेंथ यदि हम देखें तो 66 केवी के ऊपर वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन HVAC में इसका यूज किया जाता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 66 केवी। 66 केवी से ऊपर वाली जितने भी ट्रांसमिशन लाइन होगी, ओवरहेड लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगी, ओवरहेड लाइन, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्टील टावर का ही यूज करेंगे। इसका यूज ट्रांसमिशन लाइन में एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी यूज किया जाता है। लेकिन मैक्सिमम यदि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि ट्रांसमिशन लाइन में ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डबल सर्किट टावर है। और डबल सर्किट टावर में यदि आप देखेंगे तो इसमें आपको आर वाई और बी के 3 कंडक्टर देखने मिलेंगे। देख लीजिए, ये आर फेस का कंडक्टर है, ठीक है, ये वाई फेस का कंडक्टर है और इस साइड में ये बी फेस का कंडक्टर है। तो सीक्वेंस में नहीं लगाया गया, देख लीजिए अल्टरनेट करके लगाया गया। आर ये वाई हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो इसमें आर फेस का आर वाई और ये बी, ये 3 फेस मतलब 3 कंडक्टर इसमें यूज किए गए। उसके बाद में इसको इंटरचेंज करके आर के साइड में आर डेस कंडक्टर और वाई के लेफ्ट साइड में वाई डेस कंडक्टर और बी के राइट साइड में बी डेस कंडक्टर का यूज किया गया है। ऐसा क्यों किया जाता है? आर डेस, वाई डेस एंड बी डेस ये अलग से 3 फेस हो गई, मतलब 3 कंडक्टर हो गए। तो कहने का मतलब ये ऐसा क्यों किया जाता है? डियर स्टूडेंट देखो ध्यान से समझो इसको। ऐसा करने के पीछे मतलब यहाँ क्या हो गया, अब ये आर वाई बी मतलब ये 3 और ये 3 6 कंडक्टर हो गए और ऊपर एक अर्थ वायर का कंडक्टर है। तो ऐसे 7 कंडक्टर का यूज किया जाने लगा। अब सिंगल सर्किट टावर है और इसमें 6 कंडक्टर का यूज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कंडक्टर ज्यादा हो गए। ऐसा इसीलिए किया जाता है डियर स्टूडेंट कि यदि किसी एक फेस में भी फॉल्ट आ जाए, मानकर चलिए ये आर का प्रतिरूप आर डेस है, मतलब आर में आर कंडक्टर रेड वाला जो कंडक्टर है, इस आर फेस के जो कंडक्टर में आप जो सप्लाई पहुंचा रहे हैं वही आर डेस में पहुंचा सकते हैं। अब यदि किसी कारणवश इस फेस में मतलब इस कंडक्टर में कहीं फॉल्ट आ जाए तो आपका सप्लाई तो रुक जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आर डेस वाला कंडक्टर में आप सप्लाई आगे तक पहुंचा सकते हैं। आप जिस प्लांट को सप्लाई पहुंचा रहे हैं वो प्लांट बंद नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? वैसे ही ये वाई कंडक्टर है, मानकर चलिए सडनली इस वाई कंडक्टर में फॉल्ट आ गया तो आप इस वाई डेस वाले कंडक्टर से सप्लाई पहुंचा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर स्टील टावर तो एक ही है। अब इस टावर में हमने 2 कंडक्टर का यूज किए हैं। ऐसा इसलिए यूज करे हैं कि कभी सडनली किसी एक फेस में फॉल्ट आ जाए तो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम बंद ना हो और प्लांट को सप्लाई कंटिन्यू जाते रहे। इस सिचुएशन के लिए हम 6 फेस मतलब कि 6 कंडक्टर बोला जाएगा इसको, 3 फेस ही 3 फेस 6 कंडक्टर और अर्थ को जोड़ेंगे तो 3 फेस 7 कंडक्टर हो जाएगा। तो ऐसा इसीलिए किया जाता है कि आप फॉल्ट की कंडीशन में दूसरे कंडक्टर से सप्लाई पहुंचा सकें। इसीलिए वर्तमान समय में सबसे ज्यादा इस टाइप के
सिंगल सर्किट या डबल सर्किट के ट्रांसमिशन टावर का यूज किया जाता है। ये टावर स्पेशली स्टील टावर ही होते हैं, स्टील के ही बने होते हैं। सेकंड में आप देखेंगे इनकी जो एज होती है ये भी मैक्सिमम 50, 60, 60 साल, 70 साल से ज्यादा ही मिलेगी आपको। हाँ, सेकंड में ये है सिंगल सर्किट टावर, सिंगल सर्किट टावर। और सिंगल सर्किट टावर की बात करें हम तो इसमें आपको देखने मिलेगा आर फेज का एक कंडक्टर, वाई फेज का दूसरा कंडक्टर और डी फेज का तीसरा कंडक्टर। ये तीन ही कंडक्टर आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो अर्थ के दो तार आपको देखने मिलेंगे। तो ये अर्थ के तार आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मतलब इसके सिरे में भी वही तार कनेक्ट होगा अर्थ का, और इसके सिरे में भी वही तार कनेक्ट होगा। दूसरी बात, ये जो कंडक्टर है आर फेज का, ये कंडक्टर होता है ACSR कंडक्टर, ठीक है। ये भी कंडक्टर होगा तो ये भी ACSR कंडक्टर ही होगा। इसमें आप जो इंसुलेटर यूज करेंगे ये सस्पेंशन इंसुलेटर यूज करेंगे आप, सस्पेंशन इंसुलेटर, ठीक है। या फिर जैसे वोल्टेज रेटिंग होगी उसी हिसाब से स्ट्रेट इंसुलेटर भी यूज कर सकते हैं आप। तो रेटिंग के हिसाब से ही आप इसका यूज करेंगे, मतलब कि 35 केवी के ऊपर 132 केवी, क्योंकि ये जो टावर है ये 132 केवी, 400 केवी, ठीक है, 765 केवी, 800 केवी, 1200 केवी तक के लिए डिजाइन किए जाते हैं। बड़े जो टावर मिलेंगे इस टाइप के, ये जो सिंगल सर्किट टावर है ये स्पेशली बात 400 केवी में ज्यादा देखने मिलेगा। इस टाइप का जो टावर है ये 400 केवी में ज्यादा देखने मिलेगा। इस टाइप का जो टावर है ये 132 केवी, ठीक है, मैक्सिमम ज्यादातर 132 केवी में ज्यादा देखने मिलेगा आपको। और नियर बाय 400 हम मान सकते हैं, नियर बाय 400, लेकिन 400 के ऊपर में आपको इस टाइप का सिंगल सर्किट टावर ही देखने मिलेगा। इन दोनों में यही अंतर होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है। हाई रेटिंग के लिए सिंगल सर्किट टावर का ही यूज किया जाता है। 400 केवी के ऊपर वाले जितने भी टावर मिलेंगे आपको ये सिंगल सर्किट टावर मिलेंगे, और ये भी स्टील के बने हुए होते हैं। तो जितने भी ट्रांसमिशन लाइन में है ये ट्रांसमिशन लाइन में टावर्स का ही उपयोग करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में रेल पोल का ज्यादा यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आपको पता है 66 केवी के बिलो वाले जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के रेटिंग में आ जाते हैं कम, जैसे कि 11 केवी, 33 केवी, ठीक है। ये 11 केवी और 33 केवी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आपको सबसे ज्यादा 11 केवी और 33 केवी का ही मिलेगा। 66 केवी तक जैसे पहुंचते हैं आप, 66 केवी तक जैसे पहुंचते हैं आप, ये जो है छोटे टावर प्रारूप में आ जाते हैं। और 66 केवी के ऊपर जितने भी आपको ट्रांसमिशन लाइन मिलेगी उसमें स्टील टावर का ही उपयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हमने टॉपिक पढ़ा स्टील टावर के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी जो रेटिंग है ये केवी रेटिंग यहाँ पर 132, 400, 765, 800 और 1200 केवी तक ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जा चुकी है। मतलब मैक्सिमम जो हाईएस्ट वोल्टेज है वो 1200 केवी तक हो चुका है। तो ये इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, एग्जाम में आए तो एग्जाम में आपको इसके बारे में कि ये डायग्राम बनाकर आपको एक्सप्लेन करना होगा, तभी आपको पूरी मार्क्स मिलेंगे। क्लास में हम इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सा इंसुलेटर है आप इसे ध्यान से देखिए। ये जो इंसुलेटर है ये वाला इंसुलेटर है जो ओवरहेड लाइन में यूज किया जाता है। तो ये है ओवरहेड इंसुलेटर, ओवरहेड इंसुलेटर। तो ओवरहेड लाइन में मतलब HVAC लाइन में जो बड़ी लाइन होती है उन बड़ी लाइन में सबसे ज्यादा एक जो इंसुलेटर यूज किए जाते हैं वो पिन और डिस इंसुलेटर से 2 ही इंसुलेटर यूज किए जाते हैं सबसे ज्यादा। देखिए कैसे, ये जो इंसुलेटर है ये ओवरहेड में यूज होने वाले इंसुलेटर है। अब ओवरहेड में मतलब HVAC में यूज होने वाले जो इंसुलेटर है ये स्पेशली एक तो पिन टाइप होगा और दूसरा डिस्क टाइप होगा, ठीक है। 2 प्रकार के इंसुलेटर यूज किए जाते हैं, पिन टाइप और दूसरा
दूसरा डिस्क टाइप। अब देखिए खास बात ये है कि ये जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है ये इस तरह से देखिए आपको मिलेगा। ये पिन टाइप इंसुलेटर आपको इस तरह से देखने मिलेगा। पिन टाइप इंसुलेटर। सेकंड है डिस्क टाइप। तो डिस्क टाइप इंसुलेटर कैसा मिलेगा आपको? जैसे आपने रोडन तस्वीर देखा होगा ना, एलियन होगा उस टाइप की आकृति में डिस्क इंसुलेटर होती है। तो डिस्क इंसुलेटर में जैसे कि ये मान लीजिए गोल डिस्क है और बीचों बीच में कंडक्टर को बांधा जाता है। तो ये जो इंसुलेटर होता है इस टाइप का इंसुलेटर ये डिस्क इंसुलेटर है। तो खास बात ये है कि ये दोनों इंसुलेटर पिन इंसुलेटर या डिस्क इंसुलेटर को एक के नीचे एक लड़ी बनाकर, जैसे ये डिस्क इंसुलेटर एक हो गया, फिर दूसरा इंसुलेटर लगा दिए, फिर तीसरा लगा दिए, फिर चौथा लगा दिए, ऐसा एक के नीचे एक यदि आप लगाते हैं, दरअसल इसका डायग्राम इस तरह से बनता है। ठीक है, कैसा देखिए ये इंसुलेटर हो गया, ठीक, फिर उसके नीचे आपने फिर एक इंसुलेटर लगाया, फिर दूसरा इंसुलेटर, तीसरा इंसुलेटर, चौथा इंसुलेटर, ऐसा अपने आप कनेक्ट करेंगे और लास्ट में यहाँ पर कंडक्टर कनेक्ट करेंगे। अब ये किसी टावर में काम किया गया है क्रॉस कार्बन, तो ये झूलते रह जाएगा। तो ऐसा जो इंसुलेटर होगा ये डिस्क इंसुलेटर या पिन इंसुलेटर को कनेक्ट करके बनाया जाता है। तो सबसे ज्यादा हम इस टाइप से सस्पेंशन इंसुलेटर बनाते हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर बनाते हैं। तो ये सस्पेंशन इंसुलेटर एक्चुअल में आपको डिस्क टाइप इंसुलेटर का एक के ऊपर एक लड़ी बनाकर जो यूज किया जाता है वो सस्पेंशन इंसुलेटर ही होता है। और इसमें प्रत्येक डिस्क जो होती है वो 11 kV के लिए ही डिजाइन होती है। मतलब ये एक डिस्क 11 kV, दूसरा ठीक है 11 kV, तीसरा 11 kV, चौथा 11 kV, तो 11 kV में इसको डिजाइन किया जाता है। तो जब भी ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि हमें हॉरिजॉन्टल लगाना है या वर्टिकल लगाना है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ पोल ऐसे होते हैं, जैसे ये एक टावर है, अब इस टावर में यहाँ पर इंसुलेटर लगा हुआ है, ये इंसुलेटर यदि किसी रोड को क्रॉस करके इधर से इधर क्रॉस कर रही है ना, मतलब इधर पर कंडक्टर इधर आप ट्रांसमिशन लाइन चला रहे हैं, तो ये टावर किस टाइप से हो जाएगा? मतलब ये जो इंसुलेटर है ये हॉरिजॉन्टल लग जाएगा, मतलब अब इस टाइप से हो जाएगा, क्रॉस आर्क में इस टाइप से हो जाएगा, है ना। और यदि कोई कंडक्टर सीधे एक टावर के सीधे में मतलब जैसे सीधी लाइन में एक टावर हो गया, दूसरा टावर, तीसरा टावर, चौथा टावर, ऐसा लाइन से पूरे टावर खड़े हुए हैं, लाइन में टावर लगे हुए हैं, तो फिर यहाँ पर जो इंसुलेटर यूज किया जाएगा सस्पेंशन इंसुलेटर, और वो सस्पेंशन इंसुलेटर किस तरह के होंगे? वर्टिकल होंगे। कैसे होंगे? वर्टिकली होंगे। तो एक तो डिस्क कभी सस्पेंशन में वर्टिकली, मतलब वर्टिकली कैसा मानेंगे? इस तरह से वर्टिकली के ऊपर की ओर, ये ऐसा वर्टिकल ऊपर की ओर लगा हुआ है और यहाँ कंडक्टर लगा हुआ है। लेकिन कुछ इस तरीके से भी लगाते हैं, जैसे कि ये वर्टिकल है, कभी इसको ऐसा घुमा के ऐसा भी लगाया जाता है हॉरिजॉन्टली। तो ऐसी सिचुएशन में भी डिस्क इंसुलेटर ही यूज किया जाता है। पिन इंसुलेटर बहुत कम जगह 11 kV के लिए डिजाइन होता है पिन इंसुलेटर। तो जहां पर भी आपको 11 kV, 33 kV, ठीक है, तक या 66 kV तक लाइन नहीं मिलेगा आपको। ये 66 kV तो मैक्सिमम लगाता है, 33 kV, 11 kV में सबसे ज्यादा पिन इंसुलेटर का ही यूज किया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। ये जो डिस्क है, इसी डिस्क से एक तो सस्पेंशन इंसुलेटर बनाया जाता है और दूसरा स्ट्रेट इंसुलेटर भी बनाया जाता है। मतलब इसी का इजाद है, मतलब ये दोनों इंसुलेटर का ही इजाद है, सस्पेंशन और स्ट्रेट इंसुलेटर। ठीक है, स्ट्रेट इंसुलेटर भी यूज किया जाता है प्रॉपर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में। तो जब भी आपको सस्पेंशन इंसुलेटर देखने को मिलेगा तो आप समझ जाइएगा ये 132 kV या 400 kV की ऊपर की बात नहीं जा रही है, मतलब मिनिमम 130 kV तो होगा ही। यदि यहाँ पर सस्पेंशन इंसुलेटर या स्ट्रेट इंसुलेटर यूज किया जा रहा है
ठीक है। अब ये बात भी लोग आती है कि इंसुलेटर को किस मटेरियल से बनाया जाता है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करें हम तो एक होता है पोर्सिलिन, जिसे चीनी मिट्टी कहा जाता है। चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी का बहुत अच्छा नाम है। चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, चीनी मिट्टी के बहुत सारे खिलौने बनते हैं। आजकल लोकल घरों में चीनी मिट्टी के बर्तन यूज किए जाने लगे हैं। तो ये जो चीनी मिट्टी मतलब पोर्सिलिन, चीनी मिट्टी का हम इंसुलेटर बनाते हैं। और ये इंसुलेटर आप अपेक्षाकृत कलर में कैसे मिलेंगे, तो ये आपको ब्राउन कलर में मिलेंगे। कैसे कलर के मिलेंगे? ब्राउन कलर के। तो कहीं पर भी यदि आपको पिन इंसुलेटर और डिस्क इंसुलेटर आपको कहीं देखने मिलते हैं, तो ये मैक्सिमम पुराने जो इंसुलेटर थे वो आपको कैसे देखने मिलेंगे? पोर्सिलिन के ही बने आपको देखने मिलेंगे। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा ग्लास इंसुलेटर का प्रचलन है। तो ग्लास इंसुलेटर का प्रचलन इसीलिए है क्योंकि अब ग्लास जो है ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में ग्लास का भी यूज किया जाने लगा है। चीनी मिट्टी क्या है, कहीं से क्रैक हो जाए जल्दी क्रैक हो जाता है ना। पुराने समय में चीनी मिट्टी से पोर्सिलिन से अच्छा इंसुलेटर कोई नहीं था, लेकिन अब ग्लास आ चुका है। अब ग्लास इंसुलेटर का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान समय में ग्लास इंसुलेटर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है। दूसरा, इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी में पोर्सिलिन से अच्छा ग्लास है, इसलिए ग्लास का यूज किया जाता है। इसके बाद एक और मटेरियल जो क्या आता है, ये मटेरियल बनाया है स्टेलाइट और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड स्टेलाइट और पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। स्टेलाइट का भी यूज किया जाता है। ये भी जैसे पीवीसी है वैसे ही स्टेलाइट का भी यूज किया जाता है। तो इसका भी ये भी इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी कम है, मतलब इसकी स्पीड कम है, जल्दी इंसुलेशन इसका ब्रेक हो जाता है। डियर स्टूडेंट, ट्रांसमिशन लाइन, यदि हम आज का टॉपिक देखें तो ट्रांसमिशन लाइन में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। यदि ट्रांसमिशन लाइन को क्लासिफाई करें तो ट्रांसमिशन लाइन एक्चुअल में 3 प्रकार के होते हैं। मतलब देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो 3 प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन से डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले देखेंगे तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है। ये सबसे छोटी ट्रांसमिशन लाइन होती है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और इसका जो डिस्टेंस होता है वो लगभग 80 किलोमीटर के अराउंड होता है, मतलब 80 किलोमीटर तक ही होगा। तो इसका डिस्टेंस हो गया शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का अराउंड 80 किलोमीटर। और इसमें जो वोल्टेज रेटिंग होगी, तो वोल्टेज रेटिंग डियर स्टूडेंट इसमें 20 केवी के नियर अबाउट होगा, मतलब 20 केवी के नियर अबाउट होगा इसका वोल्टेज, और ट्रांसमिशन वोल्टेज 20 केवी के नियर अबाउट, डिस्टेंस होगा 80 किलोमीटर के नियर अबाउट। और इसमें एक्चुअल में ये जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है इसमें रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ये दोनों का कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन इसमें एक कैलकुलेशन नहीं करते, कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें कैपेसिटेंस नहीं बनता। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस नहीं बनता, इसीलिए कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन नहीं करते। हाँ, लेकिन रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का कैलकुलेशन जरूर करते हैं। सेकंड में है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो मीडियम ट्रांसमिशन एक्शन में मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के नियर अबाउट है, मतलब 200 किलोमीटर के अंदर तक की भी जो लाइन होगी, 200 किलोमीटर के अंदर जो ट्रांसमिशन लाइन बिछाएंगे वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगी। और इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होगी वो 220 केवी से 100 केवी के बीच में होगी। तो 220 केवी नियर अबाउट 100 केवी, तो 100 केवी के बीच में ये शॉर्ट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को बिछाया जाता है। एक चीज है, इसमें कैलकुलेशन करते हैं RLC तीनों पैरामीटर्स का, क्योंकि R रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ये तीनों पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कैलकुलेशन किया जाता है रेजिस्टेंस का, इंडक्टेंस का, मतलब लाइन का डिस्टेंस, ठीक है, लाइन के इंडक्टेंस और लाइन की कैपेसिटेंस, ये तीनों का कैलकुलेशन किया जाता है।
थर्ड में है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जैसे इसका नाम है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का डिस्टेंस यदि आप देखें तो डिस्टेंस 200 किलोमीटर के अबव, मतलब 200 किलोमीटर के अबव जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन मिलेगी वो सब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है। तो जहां पर भी 200 किलोमीटर के से अधिक दूरी वाली ट्रांसमिशन लाइन होगी वहां पर उसे हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे। और इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है, ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज रेटिंग मतलब ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज ये 100 केवी के अबव मिलेगा, मतलब 100 केवी के ऊपर 100 केवी के ऊपर वाली जो वोल्टेज है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहलाएगी। इसके जो पैरामीटर्स होते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, इसके 3 पैरामीटर्स हैं और ये तीनों पैरामीटर्स का कैलकुलेशन किया जाता है। इसमें तीनों पैरामीटर्स का कैलकुलेशन किया जाता है। कैलकुलेशन इस टाइप से करेंगे कि उस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में उत्पन्न रेजिस्टेंस, मतलब उसमें होने वाला रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस और उस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस, ये तीनों पैरामीटर्स का कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये RLC 3 पैरामीटर्स लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है, इसका कैलकुलेशन यहां पर किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जीटीडी में ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये मेन टॉपिक होता है। मेन ट्रांसमिशन लाइन में इसके 3 टाइप्स को हमने यहां पर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज रेटिंग एंड कैलकुलेशन पैरामीटर्स, ये तीनों को हम यहां पर विस्तृत रूप से जाने। तो डियर स्टूडेंट, जब भी ट्रांसमिशन लाइन की बात होगी तो आपको पता है पावर सिस्टम में पीएस में 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक है जनरेशन, दूसरा है ट्रांसमिशन और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 इसके पावर सिस्टम के 3 सेक्शंस हैं। ये तीनों सेक्शंस को जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तो यही ट्रांसमिशन का सेकंड सेक्शन होता है और ट्रांसमिशन लाइन को 3 टाइप्स में इसे डिवाइड किया गया है। डियर स्टूडेंट, HVAC ट्रांसमिशन लाइन में मेन जो कंपोनेंट होता है, जैसे कि आप देखेंगे कंडक्टर, तो स्पेशली फॉर ACSR कंडक्टर का हम HVAC ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो एल्युमिनियम कंडक्टर का भी यूज किया जाता है HVAC ट्रांसमिशन लाइन में। ये मेन कंपोनेंट के रूप में कंडक्टर यूज किया जाता है। इंसुलेटर की बात करें हम तो डिस्क इंसुलेटर और पिन इंसुलेटर को ही हम मिलाकर सस्पेंशन इंसुलेटर बनाते हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर और स्ट्रेट इंसुलेटर भी बनाते हैं, स्ट्रेट इंसुलेटर। अब जैसे कि आप एक डिस्क को एक के नीचे एक यदि लड़ी टू लड़ी यदि आप उसको कनेक्ट करते हैं तो ये सस्पेंशन इंसुलेटर बन जाता है। पिन इंसुलेटर आपको देखने मिलेगा इस तरह से, ये पिन इंसुलेटर हो गया। डिस्क इंसुलेटर आपको इस तरह से डिस्क मिलेगी, एक के नीचे एक डिस्क को कनेक्ट किया जाता है, तो ये डिस्क इंसुलेटर हो जाएगा। तो इस टाइप से डिस्क आप कनेक्ट करते हैं तो ये सस्पेंशन इंसुलेटर बन जाता है और ये पिन इंसुलेटर बनता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा पोर्ट्स एंड टावर्स में तो स्टील का आप देखोगे स्टील टावर यूज किए जाते हैं और ये स्पेशली फॉर 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, 800 केवी और 1200 केवी तक आपको ट्रांसमिशन लाइन में स्टील के टावर्स देखने मिलेंगे। हाँ, रेल पोल्स यदि आपको देखना मिलेगा तो 11 केवी में रेल पोल देखने मिलेगा, 33 केवी में 11 केवी और 33 केवी में ही रेल पोल यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। लेकिन ट्रांसमिशन में देखेंगे तो स्टील के टावर ही यूज किए जाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में स्टील के टावर ही यूज किए जाते हैं।